नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार कश्यप। आज हम समकालीन भारत एवं शिक्षा के अंतर्गत बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 की वीडियो में हम बोधकालीन शिक्षा का इतिहास, जैसे इसकी प्रस्तावना, इसके उद्देश्य, इसकी शिक्षा की संरचना और संगठन, जिसके अंतर्गत हमने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा पर चर्चा की थी, इसकी पाठ्यचर्या, इस शिक्षा प्रणाली का प्रशासन और वित्त आदि विषयों पर हम पहले की 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज भाग 3 में हम इसकी शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। बौद्धकाल में बोलचाल की भाषा पाली थी। बौद्धों ने उसी को शिक्षा का माध्यम बनाया। उस काल में मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, परंतु बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार कर दी थी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के पाली भाषा में अनुवाद भी कर दिए थे और उन सबको पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा था। उन परिस्थितियों में शिक्षण प्राय मौखिक रूप से होता था। प्रायोगिक विषयों के लिए प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ उन सब विधियों के बोधकालीन रूप का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे प्रारंभ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते थे और बड़े उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते थे। बोधकाल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था। शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु शिक्षक उन्हें उत्तर देते थे। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बोधकाल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। भाषा की शिक्षा की शुरुआत तो इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे। क्रिया प्रधान विषय के शिक्षण में इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। व्याख्या विधि। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के वर्णन में लिखा है कि शिक्षक छात्रों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे। इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से उच्च स्तर पर किया जाता था। वाद विवाद एवं तर्क विधि। उस काल में विवादित विषयों का शिक्षण वाद विवाद और तर्क विधियों से होता था। अपने अपने मत की पुष्टि में 8 प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जाते थे। सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ। बोधकाल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते थे। इसे विद्वत सभा भी कहते थे। इन सम्मेलनों में व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ होता था। उच्च शिक्षा के छात्र इनको सुनते थे और अपनी शंकाओं का समाधान भी करते थे। व्याख्यान विधि। बोधकाल में उच्च शिक्षा केंद्रों में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे और उनके व्याख्यान कराए जाते थे। शंका समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। यह अनुकरण का ही एक रूप है।
उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्प, व्यवसायों और चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। उपाध्याय, जो उस समय के शिक्षक थे, किसी भी क्रिया को करके दिखाते थे और छात्र उनका अनुकरण करते थे। छात्र क्रिया को बार बार करके अभ्यास करते थे और उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। देशाटन, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से उच्च शिक्षा में किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान किए जाते थे। उन्हें मानव समाज की वास्तविक स्थिति को जानने के अवसर दिए जाते थे और धर्म प्रचार का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब चर्चा करेंगे अनुशासन पर। बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों को ही बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना होता था। सामान्य छात्रों को पबज्जा संस्कार के समय बताए गए 10 नियमों और भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इनके अतिरिक्त 8 और नियमों का पालन करना होता था। उस काल में इन नियमों के पालन को ही अनुशासन माना जाता था। बौद्ध काल में माह में सामान्यतः 2 बार छात्र और शिक्षक एक स्थान पर एकत्रित होते थे, आत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोष स्वीकार करते थे। आत्मनिरीक्षण करने और अपने दोष स्वीकार करने में उनमें आत्म अनुशासन का विकास होता था। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे, दोनों एक दूसरे को सचेत रखते थे और किसी के द्वारा भी नियम भंग होने पर उन्हें दंड दिया जाता था। छात्रों को यह दंड भिक्षु देते थे और भिक्षुओं को यह दंड बौद्ध संघों के द्वारा दिया जाता था। परंतु शारीरिक दंड इस युग में भी निषेध था। संघ की मर्यादा भंग करने, भिक्षु शिक्षक का अपमान करने और शादी करने जैसे अपराध करने वाले छात्रों को मठ एवं विहारों से निकाल दिया जाता था। अब चर्चा करेंगे शिक्षक पर। बौद्ध काल में सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए पहली अनिवार्यता थी उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना। दूसरी अनिवार्यता थी बौद्ध धर्म का अनुयायी होना। तीसरी अनिवार्यता थी आजीवन अविवाहित रहना और चौथी अनिवार्यता थी बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। उस काल में अति विद्वान, आत्मसंयमी और चरित्रवान भिक्षु ही उपाध्याय हो सकते थे। शिक्षार्थी, चर्चा करेंगे इस पर। बौद्ध काल में शिष्यों को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। इनके लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में रहना अनिवार्य था। इन्हें मूल रूप से 10 आदेशों का पालन करना होता था। यह बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। शिष्य गुरु के उठने से पहले शैया त्याग देते थे। गुरुओं के लिए दातुन और जल की व्यवस्था करते थे और गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। उच्च शिक्षा के जो छात्र शिक्षा शुल्क नहीं दे पाते थे वे सेवा कार्य करते थे। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। उस काल में गुरु शिष्य के संबंध वैदिक काल के समान बहुत पवित्र और मधुर थे। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और शिष्य गुरुओं को पिता के समान मानते थे। उस समय गुरु प्राय मठों एवं विहारों के प्रशासन एवं शैक्षणिक कार्य की व्यवस्था देखते थे और शिष्य उनके आदेशानुसार विभिन्न कार्यों का संपादन करते थे। इसके अतिरिक्त गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते थे।
जिनका आगे संक्षेप में वर्णन किया गया है। गुरुओं के शिष्यों के प्रति कर्तव्य, शिष्यों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करना, शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना, शिष्यों को पाली भाषा एवं बौद्ध धर्म का ज्ञान कराना, शिष्यों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार विशिष्ट ज्ञान कराना, शिष्यों को करणीय कर्मों की शिक्षा देना और अकरणीय कर्मों से दूर रखना, शिष्यों के आचरण पर दृष्टि रखना और उनका चरित्र निर्माण करना और शिष्यों को निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग दिखाना। शिष्यों के गुरुओं के प्रति कर्तव्य, जैसे गुरुओं के जागने से पहले शैया त्यागना, गुरुओं के लिए दातुन और जल आदि की व्यवस्था करना, मठों एवं विहारों की व्यवस्था में गुरुओं का सहयोग करना, विहार निवासियों के लिए गुरुओं के साथ भिक्षा मांगने जाना, गुरुओं की अन्य सभी प्रकार से सेवा करना, गुरुओं के आचरण पर दृष्टि रखना और उनके भूल करने पर संघ को सूचित करना। अब चर्चा करेंगे शिक्षण संस्थाओं पर। जिस प्रकार से वैदिक काल के अंदर गुरुकुल, गुरु आश्रम शिक्षा की संस्थाएं थी, उसी प्रकार से बौद्ध काल में मठ एवं विहार शिक्षा की संस्थाएं थीं। बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा ने व्यवस्थित संगठित रूप ग्रहण कर लिया था। इस काल में पारंपरिक गुरुकुलों के स्थान पर मठ एवं विहार शिक्षा के प्राय औपचारिक अभिकरण के रूप में गठित हो गए थे। बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में की गई थी। यूं तो यह मठ एवं विहार मूल रूप से धार्मिक केंद्र थे और इनका संचालन बौद्ध संघों द्वारा होता था, परंतु साथ ही साथ इनमें शिक्षा की व्यवस्था भी की जाने लगी। उस समय मठ एवं विहार ही शिक्षा की मुख्य संस्थाएं थी। बौद्ध मठों एवं विहारों की स्थिति एवं स्वरूप। मठ एवं विहार बड़े बड़े नगरों के निकट खुले स्थान पर बनाए गए थे। अधिकतर मठों एवं विहारों के भवन बहुत विशाल और भव्य थे। इनमें आवासीय शिक्षा की व्यवस्था थी। गुरुओं के लिए गुरु निवास, शिष्यों के लिए छात्रावास, शिक्षण के लिए बड़े बड़े कक्ष, सभा भवन, पुस्तकालय थे। बौद्ध काल में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे कुछ बौद्ध मठों एवं विहारों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। कुछ बौद्ध मठों एवं विहारों में धार्मिक शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। कुछ बौद्ध मठों एवं विहारों में धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी दी जाती थी। इनके अतिरिक्त कुछ विहार ऐसे भी थे जिनमें केवल उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कहा जाता है कि यह उस समय के विश्वविद्यालय थे। अब चर्चा करेंगे परीक्षा और उपाधियों पर। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में आज की तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी। प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक संतुष्ट होने पर छात्र को सफल घोषित करते थे। इस स्तर पर सफल छात्रों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं का एक पैनल छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियां दी जाती थी। भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद भाग 4 में आगे की वीडियो पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।